Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So in the last lecture we have been talking about endoplasmic reticulum, that is also a cell organelle. Now today's topic we have been talking about the structure of Golgi body. देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थी, और अब हम बात करेंगे आज गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस के बारे में, या इसको डिक्टियोसोम्स भी हम बोलते हैं प्लांट्स के अंदर। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज यहाँ पर, और देखेंगे कि हम ये भी यहाँ पे देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और गोल्जी बॉडी के अंदर सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। कल जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो वेसाइकल सिस्टर्नी वगैरह होती हैं वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, जबकि गोल्जी बॉडी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर के क्या बनाएंगे, ग्रुप के रूप में प्रेजेंट रहेंगी। अब देखते हैं कि गोल्जी बॉडी की अगर अपन देखें तो गोल्जी बॉडी की जो डिस्कवरी की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी, 1898 के अंदर की थी। ठीक है, अब बात आती है कि गोल्जी बॉडी प्रेजेंट किसके अंदर होती है, तो गोल्जी बॉडी जो प्रेजेंट होती है वो सभी यूकैरियोट सेल्स के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसके बहुत सारे नाम हैं, उन्हीं नामों में से एक नाम इसका डिक्टियोसोम्स भी है, जो कि प्लांट्स के अंदर जो पाई जाती है गोल्जी बॉडी उनको अपन डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके डायग्राम के बारे में, और इसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So this is the Golgi complex discovered by Camillo Golgi in 1898, as we know that. Now discovery of Golgi apparatus in nerve cell। देखिए कहाँ पे हुई थी इसकी डिस्कवरी, नर्व सेल के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई है? नर्व सेल के अंदर हुई है, और नर्व सेल भी किसकी है यहाँ पर? कैट और आउल की और कैट की नर्व सेल के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट है कि अलग अलग जो नाम गोल्जी अपैरेटस को दिए गए हैं वो कौन से हैं। गोल्जी बॉडी जो कॉमन नेम हम जानते हैं डाल्टन कॉम्प्लेक्स गोल्जी अपैरेटस, ये भी हम जानते हैं कॉमन नेम है। लाइपोकॉन्ड्रिया, देखिए लाइपोकॉन्ड्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर लिपिड्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, लाइपोकॉन्ड्रिया कहा गया है। नेक्स्ट है बेकर्स बॉडी, इडियोसोम्स, ट्रोफोस्पंजियम और डिक्टियोसोम्स, जिसके अंदर से इंपॉर्टेंट आपको डिक्टियोसोम्स भी ध्यान में रखना है। डिक्टियोसोम्स किससे कहेंगे, जब प्लांट्स की गोल्जी बॉडी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। अब बात आती है इसकी ओरिजिन की, तो ओरिजिन की हम देखें तो इसकी जो ओरिजिन हुई है हम ये मानते हैं इसकी जो ओरिजिन हुई है वो किससे हुई है। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि जो ये बता सकता है कि इसकी ओरिजिन इससे हुई है, मतलब पर्टिकुलरली हम ये नहीं कह सकते हैं, कोई भी ऐसा जो साइंटिस्ट ने कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस नहीं दी है जिसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि इसकी प्रॉपर जो इसकी जो ओरिजिन हुई है वो यहाँ से हुई है। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं, बिलीव दैट द ओरिजिन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और द वेसिकल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी है, या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो अपन ने वेसिकल्स पढ़ी थी ना, वहां से इसकी क्या हुई है, ओरिजिन हुई है। नेक्स्ट भी है केमिकल कॉम्पोजिशन। देखिए केमिकल कॉम्पोजिशन की हम बात करें तो केमिकल कॉम्पोजिशन इज वेरी सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज यू नो दैट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो सिमिलर विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हियर इट इज आल्सो द सिमिलरिटी बिटवीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ पर फिर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन वही लिपिड और प्रोटीन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 30 to 50% लिपिड है, 50 to 70% कैसी है, प्रोटीन की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी की। देखिए नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ 4 सब स्ट्रक्चर। ये 4 छोटी छोटी स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह बिखरी हुई नहीं होती है, ये साथ साथ होती है चारों स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर कौन कौन सी है। फर्स्ट वी हैव सिस्टर्नी, सेकंड इज वैक्यूल, थर्ड इज ट्यूब्यूल, फोर्थ इज वेसिकल। वी हैव 4 सब स्ट्रक्चर। फर्स्ट वी हैव सिस्टर्नी, इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये लंबी और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। सिस्टर्नी आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डैक और स्टैक। इट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डैक और स्टैक। इट मींस आप लोगों ने गड्डी आती है ना, जैसे अपनी जो नोटों की गड्डी है ना, तो उस नोटों की गड्डी की तरह, मतलब गड्डी की तरह क्या होती है, डैक और स्टैक। स्टैक मतलब गड्डी और डैक मतलब गड्डी के रूप में क्या होती है, अरेंज होती है। सिस्टर्नी आर कर्व शेप।
कर्व शेप मतलब ये जो शेप है, अगर मैं इसको देखूं तो ये यू जो पीछे अंदर से होता हुआ बाहर निकलता है ना इस तरह से, इस फॉर्म को अपन बोलते हैं कर्व शेप। तो जो आपकी जो सिस्टर्नी होती है वो कर्व शेप होती है, ठीक है। तो मतलब ये इस टैग के रूप में लगी हुई रहती है, तो ये ऐसे लगी हुई रहती है एक के ऊपर एक, तो ये कर्व शेप हो गया ना इस तरह से, तो ये कर्व शेप होती है, ठीक है। अब देखिए जो कर्व शेप है तो इसको आप समझिए यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव द कॉनकेव और डाइवर्जिंग फेस ऑफ सिस्टर्नी इज नोन एज ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज। यहाँ पे मैं लिखा हुआ टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए कि यहाँ पर अपने पास में इसको समझिए कि ये सेल है, ये गोल्ची बॉडी है सॉरी, तो ये सिस्टर नहीं हो गए इसके, ये सेल, ये सिस्टर नहीं हो गए, और ये यहाँ पर ये हो गया न्यूक्लियस। तो अपन ने क्या मान लिया कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस रखा हुआ है, इसको ऐसे समझिए कि ये न्यूक्लियस है, ये आपकी सिस्टर नहीं है इस तरह से रखी हुई। तो ये एक इसका एंड, तो ये तो न्यूक्लियस की एंड तरफ है, और बाहर की साइड में जो नीचे की साइड जो बच गई ये वाली, ये आपकी हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के मतलब ये वाला नीचे वाला एंड, तो वो तो क्या कहलाता है आपका ट्रांसफेज या मैच्योरिंग फेज कहलाता है। इज इट क्लियर कि ये सिस्टर नहीं थी, ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंड वाला जो पार्ट है वो कहलाता है ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। इसी के अपोजिट जो न्यूक्लियस की साइड में है यहाँ पर जो पार्ट है ये वाला, तो ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है सिस और फॉर्मिंग फेज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की तरफ है। तो ये फेज, ये वाला जो ऊपर वाला ये न्यूक्लियस की तरफ है, तो ये क्या कहलाता है? सिस और फॉर्मिंग फेज कहलाता है। इज इट क्लियर? Next, diameter of cisternae is 0.5 millimeter to 1 millimeter। जो diameter होगा cisternae का वो इतना होगा 0.5 millimeter to 1 millimeter तक होता है। in cisternae there is non-transparent liquid is filled। आप देखिए ये cisternae है आपकी, ठीक है। तो ये अंदर से क्या है, मान लीजिए इसके अंदर कोई लिक्विड तो फिल होगा ही भाई, इसको मैं मान लेता हूँ ये cisternae है, तो इसके अंदर जो cisternae के अंदर इस एरिया के अंदर इसके बीच में कुछ लिक्विड फिल होगा। उस लिक्विड वो कैसा होगा? नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। कैसा होगा? नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स या इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट। इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट का मतलब हो गया कि सिस्टर्नी के अंदर भरा हुआ कोई लिक्विड या फिर कोई एलिमेंट, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? नॉन सिस्टर्नल एलिमेंट, सॉरी इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट इसको अपन ने बोल दिया। नेक्स्ट वी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन। स्टेन का मतलब हो गया कि हम कई बार की सेल को स्टेन करते हैं, मतलब डाई करते हैं ना जैसे अपन, तो स्टेन का मतलब हो गया डाई करना, है ना। तो अब देखिए कि कोई बेसिस ऑफ स्टेन के आधार पर अगर अपन देखें तो इसके भी दो पार्ट हैं। किसके? गोल्ची बॉडी के। पहला है अपने पास में अर्जेंटोफिलिक और दूसरा है अर्जेंटोफोबिक। आप लोगों को फिलिक और फोबिक के मतलब बता दिए गए हैं, आपको ये रिमेंबर रखने हैं हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर। फिलिक का ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब टू लव होता है, फोबिक का मतलब डर होता है, फियर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अर्जेंटोफिलिक। आप देखिए द पेरिफेरल पार्ट, द पेरिफेरल पार्ट कौन सा होगा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है वही तो है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब आपने बताया बाहर वाला, लास्ट एक्सट्रिंसिक पार्ट। तो द पेरिफेरल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मैंने मेंशन किया हुआ है। पार्ट ऑफ गोल्ची बॉडी इज स्टेन्ड बाय ऑस्मियम एंड सिल्वर। दोनों एलिमेंट है, आप पेरियोडिक टेबल आप पढ़ते होंगे, वहां पे आपने देखे हैं ऑस्मियम और सिल्वर दोनों देखे हैं। तो ऑस्मियम और सिल्वर दोनों से जो दोनों का जो स्टेन एक्सेप्ट करते हैं, ये वाला जो पार्ट ये कहलाते हैं अर्जेंटोफिलिक। क्या कहलाते हैं? अर्जेंटोफिलिक। तो अर्जेंटोफोबिक कौन से हो गए? जो इसका पेरिफेरल का अपोजिट साइड पार्ट, अंदर वाला पार्ट जो कि न्यूक्लियस है, ये एक्सेप्ट नहीं करता है किसको? ऑस्मियम और सिल्वर के स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला है? अर्जेंटोफोबिक बोला है। तो इट इज क्लियर। नेक्स्ट ये है वैक्यूल। सेकंड हमारे पास में है वैक्यूल। पहले पढ़ा अपन ने सिस्टर्नी। वैक्यूल देख लीजिए। तो वैक्यूल कैसी होती है? बिग होती है, राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है। ये किसकी बनी हुई होती है? इसकी जो स्ट्रक्चर जो बनती है वैक्यूल की, ये सिस्टर्नी से ही बनती है, ये उसी से जुड़ी हुई रहती है। सिस्टर्नी क्या करती है? ग्रोथ करती है इस टाइम पे, तो उसकी आउटर ग्रोथ में से कहीं ना कहीं ये टूट करके हल्की सी एक आउटर ग्रोथ के रूप में क्या है? बाहर निकल जाती है। कौन? सिस्टर्नी की आउटर ग्रोथ को ही अपन, आउटर ग्रोथ का मतलब हो गया कि उससे टूट करके बनी है, उसका कहीं ना कहीं उसके अंदर रोल है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं।
इन वैक्यूल ए डेंस ग्रेन्युलर सब्सटेंस इज फील्ड, और वैक्यूल के अंदर जो टूट के बनी हुई है उस वैक्यूल के अंदर डेंस, डेंस का मतलब होता है कि घना, मतलब घना जैसे फॉरेस्ट होते हैं एकदम घने एकदम, तो उस टाइप से हो गया कि डेंस ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर है इसलिए ऑटोमेटिकली डेंस हो जाएगा, ग्रेन्युलर डेंस सब्सटेंस इज फील्ड। इस वैक्यूल के अंदर ग्रेन्युलर डेंस सब्सटेंस क्या होता है, भरा हुआ होता है। So next we have tubules. Tubules are the branch irregular tube-like structure. देखिए ट्यूब है, ट्यूब्यूल्स है, तो इसका मतलब ट्यूब-like स्ट्रक्चर है वो, और ये ब्रांच होती है, जैसा कि अपन ने लास्ट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर भी देखा था कि वो ब्रांच थी। डायग्राम याद आ रहा होगा आपको, एंडोप्लाज्म सिमिलर डायग्राम है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वाला, which is attached to the cisternae, और ये किससे अटैच रहती हैं, ये सिस्टर्नी से अटैच रहती है। कौन, ट्यूब्यूल सिस्टर्नी से अटैच रहती हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये सिस्टर्नी मान लें तो ये ट्यूब्यूल इस तरह से इसके साथ में क्या रहेंगी, अटैच है। ये ट्यूब्यूल है, ये सिस्टर्नी है, दोनों एक दूसरे इस तरह से अटैच रहेंगी। ट्रांसफेज इज नोन एज द शिपिंग डिपार्टमेंट। ट्रांसफेज जो है वो शिपिंग डिपार्टमेंट होता है, और ट्रांसफेज की अगर अपन बात करें तो ट्रांसफेज कौन सा वाला था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ था वो वाला था, तो इसको अपन बोलते हैं शिपिंग डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, जो भी सीक्रेट होती हैं, जो सिस फेज के द्वारा जो भी सीक्रेशन होता है वो कहां जाता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस फेज क्या करता है, सीक्रेशन करता है। सीक्रेशन कौन करता है, सीक्रेटरी वेसाइकल्स करती हैं। ये सीक्रेटरी वेसाइकल्स क्या करती हैं, इसके पास में ट्रांसफेज के पास में क्या करती हैं, इसको भेजती हैं। तो ये तो सिस फेज के मतलब ये सिस फेज है, इसको अपन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो सिस फेज क्या करता है कि उसी सेल के अंदर ही अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, और अपने इस पार्ट से, कहां से, सिस फेज से। सिस फेज कौन सा है अपना, ये न्यूक्लियस है, ये सिस फेज है, और ये वाला जो फेज है आपका, ये वाला है ट्रांसफेज, ये है सिस फेज, और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज बन रही है ये इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, तो ये वाली जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, तो ये सिस फेज इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। सेल के अंदर ही अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये इसका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अब जैसे ही ये सिस फेज से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एग्जिट मतलब बाहर कर दी जाएगी, तो इसकी क्या कर दी जाएगी, यहां से शिपिंग कर दी जाएगी दूसरी सेल के लिए। तो ये वाला जो फेज है इसका ट्रांसफेज है, ये क्या कहलाएगा, शिपिंग डिपार्टमेंट है। ध्यान देना है, ये समझने वाली चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। ये क्या है कि सिस फेज है, ये सिस फेज है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है विद इन द सेल। यहां से जो सीक्रेशन हो रहा है सीक्रेटरी वेसाइकल्स के द्वारा, क्योंकि देखिए सीक्रेटरी वेसाइकल्स प्रेजेंट है सिस फेज पर, तो ये सिस फेज के ऊपर प्रेजेंट है, ये यहां से अंदर ही अंदर विद इन द सेल क्या करेगी, सिस से ट्रांसफेज की ओर ट्रांसपोर्ट करेगी, और उसके बाद में ट्रांसफेज, ट्रांस जो फेज है इसका, ये क्या कर देगा, सेल से बाहर निकाल देगा, सीक्रेशन को उसका एग्जिट कर देगा। तो जब ये यहां से बाहर निकालेगा, तो ये दूसरी वाली सेल के लिए शिपिंग का काम कर रहा है ना, शिपिंग का काम कर रहा है भाई, दूसरी सेल के लिए तो ये शिपिंग का काम कर रहा है, और फर्स्ट सेल के लिए, और ये जो सिस फेज है ये अपनी खुद ही सेल के लिए विद इन द सेल, अपनी अंदर वाली खुद की सेल के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम है कर रहा है। सो इट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वेयर एज द ट्रांसफेज इज नोन एज शिपिंग डिपार्टमेंट। इस बात को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज वेसाइकल्स। वेसाइकल्स आर फॉर्म ड्यू टू द बडिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स। देखिए कि जो वेसाइकल्स हैं आपकी वो किससे बनती हैं, वो बनती हैं बडिंग। बडिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको ध्यान है कि उसी वेसाइकल के अंदर से एक छोटी सी आउटर ग्रोथ निकलती है, और उसी आउटर ग्रोथ को क्या होती है आगे वेसाइकल्स। देखिए वेसाइकल्स आर फॉर्म ड्यू टू द बडिंग ऑफ ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल है आपकी, इस ट्यूब्यूल से एक आउटर ग्रोथ निकलेगी इस तरह से, और ये क्या हो जाएगी, इसको अलग ही वेसाइकल्स के अंदर बना देगी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अपने पास में है कि वेसाइकल्स आपके पास में दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं, सीक्रेटरी विच इज प्रेजेंट ऑन द सिस फेज, एंड सेकंड इज कोटेड विच प्रेजेंट ऑन द ट्रांसफेज। पहली है सीक्रेटरी, दूसरी है कोटेड। सीक्रेटरी कहां प्रेजेंट है, सीक्रेटरी प्रेजेंट है यहां पर, ये तो है सीक्रेटरी, तो ये इसका जो मेन फंक्शन हो जाएगा, द फंक्शन ऑफ सीक्रेटरी वेसाइकल इज सीक्रेशन। तो ये क्या करेगी, सीक्रेटरी, ये नाम से पता चल रहा है सीक्रेशन का काम करेगी। तो ये सीक्रेशन क्या होगा, यहां से सीक्रेट हो जाएगा, और सीक्रेटरी आपको पता है सिस फेज के ऊपर है, तो यहां पर सिस फेज के ऊपर ये प्रेजेंट है। सेकंड इज कोटेड, प्रेजेंट ऑन द ट्रांसफेज। सेकंड कहां पर है, कोटेड है, जो कि यहां पर प्रेजेंट है। कौन सी है, ये वाली कोटेड है। तो ये सीक्रेटरी और ये कोटेड, ये कहां पर प्रेजेंट है, ट्रांसफेज के ऊपर प्रेजेंट है। इसका अभी डायग्राम अपन बनाएंगे, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी रफली आपको ये समझाया गया है यहाँ पर, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इज इट क्लियर।
तो अब देखिए कि इसका सीक्रेटरी का काम तो क्या हो गया, सीक्रेशन का, ठीक है। और कोटेड का काम क्या है, द फंक्शन ऑफ कोटेड वेसिकल इज टू एक्सक्रीट और एग्जिट। देखिए मैंने यहां बताया ना कि ये जो है आपके ट्रांसफेज के ऊपर कोटेड वेसिकल का काम है किसको बाहर निकालना, मतलब शिपिंग का काम है इसका। तो ये देखिए ये क्या कर देगी, विच इज कमिंग फ्रॉम द सिक्स फेज ऑफ Golgi body because it is situated much more near to the plasma membrane। तो ये यहाँ पर इसके बिल्कुल पास में तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो ये इजीली यहाँ से इसको क्या कर सकती है, दूसरी सेल को क्या कर सकती है, शिप कर सकती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये समझ में आ गया ना, क्योंकि ये पास में है तो इजीली क्या है, कोटेड वेसिकल क्या कर सकती है, इसको आगे नेक्स्ट सेल के लिए शिप कर सकती है। नोट डाल के लिखा हुआ है कि सम सिस्टर्नी हैव सम पोर्स ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन, कुछ पोर्स होते हैं उसके ऊपर। तो अगर अपन देखें तो वो पोर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे आपके, वो पोर्स कहलाएंगे फेनेस्ट्रा। क्या कहलाएंगे, फेनेस्ट्रा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल्गी बॉडी। हमने आपको बताया था यहाँ पर दो फेज है आपके पास में, एक तो सिस फेज है और दूसरा ट्रांस फेज है। ट्रांस फेज जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। और सिस जो फेज होता है इसका, ये वाला फेज ये न्यूक्लियस की तरफ होता है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये सिस फेज हो गया, ये ट्रांस फेज हो गया, और ये किसकी तरफ हो गया आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हो गया। ये यहाँ पे सिस फेज और ट्रांस फेज हो गया। दूसरा यहाँ पर अपने बताया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और ये शिपिंग डिपार्टमेंट है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसलिए है कि जो इधर वेसिकल प्रेजेंट है ये किस टाइप की है, सीक्रेटरी वेसिकल्स हैं। इधर ये जो वेसिकल्स बनाई है अपन ने, ये सीक्रेटरी टाइप ऑफ वेसिकल्स हैं। ये सीक्रेशन करेंगी और ये सीक्रेशन क्या होगा, यहां से ट्रांसपोर्ट होकर के कहां पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। तो ये सीक्रेटरी वेसिकल्स यहां पे पहुंच जाएंगी अपना सीक्रेशन लेकर के, लेकिन अब ये यहां पे आने के बाद में अपना सीक्रेशन को आगे नहीं ले जा पाती हैं। इसके लिए यहां पर प्रेजेंट होती हैं कोटेड वेसिकल्स। कौन सी प्रेजेंट है, कोटेड वेसिकल्स। यहां पे अपन ने क्या कर रखी है, बना रखी है, देखिए यहां पे अंदर रेड और ब्लू अंडरलाइन करके अपन ने कोटेड वेसिकल्स बना रखी है। ये जो सीक्रेशन यहां से आएगा, इस सीक्रेशंस को ये कोटेड वेसिकल क्या कर देंगी, यहां से बाहर कर देंगी। यहां से क्या कर देंगी, बाहर करेंगी। जब ये यहां से बाहर करेंगी तो ये नई वाली जो नई सेल है उसके लिए, अगली सेल है उसके लिए क्या कर रही है, यहां से ये शिपिंग का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, शिपिंग का काम कर रही है। तो इसलिए इसको अपन ने क्या बोला था, ये तो सिस फेज तो हो गया ट्रांसपोर्ट, क्योंकि विद इन द सेल ये ट्रांसपोर्ट करता है, और जबकि ये क्या करता है, सेल को आगे ले जाता है। तो ये यहां से उसको शिप करने का काम कर रहा है। दूसरा अपन ने यहाँ पर ये जो बनाई है ये वाली वेसिकल्स, ये भी वेसिकल्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ने लिखा है कि अपन ने आपको बताया था कि सिस्टर नी से क्या बनती है, वेसिकल्स बनती हैं। तो ये सिस्टर नी क्या करती है, एक आउटर ग्रोथ के रूप में एक वेसिकल का फॉर्मेशन करती रहती हैं। तो यहाँ पर ये न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स आपकी हो गई, जो कि किससे बन रही है, सिस्टर नी से ही बन रही है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, इनके बीच में ज्यादा वो नहीं है। मतलब जैसे एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड थी, जबकि इसके अंदर ये सारी चीजें आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट हमने बताया था एक और इसके अंदर प्रेजेंट है वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है, सिस्टर्नी से जब ये बन रही हैं तो ये सिस्टर्नी के पास में क्या है, प्रेजेंट रहती हैं। बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना वैक्यूल, भाई राउंड शेप स्ट्रक्चर है, तो ये राउंड शेप स्ट्रक्चर अपन ने वैक्यूल यहां पर बना दी। तो ये न्यूक्लियस वाला फेज हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला फेज हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला फेज जो है इसका कहलाता है, सॉरी न्यूक्लियस वाला जो फेज है वो कहलाता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। सिस फेज ट्रांसपोर्ट इसलिए क्योंकि ये सीक्रेशन को क्या करता है, आगे विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट करता है और यहां पर ला करके छोड़ देता है। उसके बाद कोटेड वेसिकल्स जो कि इसके ट्रांस फेज के ऊपर पाई जाती हैं, इसको शिपिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। इस सीक्रेशन को क्या करती हैं, सेल से बाहर अगली सेल के लिए क्या है, उसको पहुंचाती हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? दूसरा यहां पर एक चीज लिखी हुई है ल्यूमन। ल्यूमन क्या है कि देखिए यहां पर हमने बताया था कि आपको याद होगा, अभी बताया था कि ये सिस्टर्नी के साथ में ट्यूब्यूल्स ऐसे लगी रहती हैं। तो ये आपकी अपन ने सिस्टर्नी मान ली, तो ये सिस्टर्नी है, तो ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये वाली जो बनाई है बीच में ये क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं। तो ट्यूब्यूल्स के बीच में खाली गैप भी होगा, ट्यूब्यूल्स हैं ऑब्वियसली, जैसे ये भी ट्यूब ही है तो इस ट्यूब के अंदर खाली गैप भी होगा, उस गैप को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमन। क्या बोलते हैं, ल्यूमन। तो वो खाली गैप यहां पर अपन ने बता दिया, इस खाली
जो स्पेस है इसको अपन ने जो बोल दिया, क्या बोल दिया, ल्यूमेन बोल दिया। सो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है गोल्ची बॉडी की वो इस तरह से दिखाई देती है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरह से दिखाई देता है। सिस फेस ट्रांसफेस क्या होते हैं, सीक्रेटरी वेसिकल्स और कोटेड वेसिकल्स क्या होती हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये बता दिया आप लोगों को। न्यूक्लियस की तरफ फेस कौन सा है, कार्बोनाइल तरफ कौन सा है, ल्यूमेन कौन सा है, वैक्यूल क्या है, ये सभी आप लोगों को बता दिया। अब बात अपन करेंगे इसके फंक्शन के बारे में कि गोल्ची बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। So this is the function of Golgi apparatus. First in the formation of acrosome sperm. स्पर्म की जो स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर का जो टॉप पार्ट होता है, टिप पार्ट होता है, एक्रोसोम जो इस शेप का होता है, उसके जो फॉर्मेशन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, गोल्गी बॉडी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के फॉर्मेशन के अंदर भी ये काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसाइज एंजाइम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसाइज एंजाइम का मतलब हो गया कि जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, उनको दूसरे रूप जो है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसको दूसरे रूप के अंदर चेंज करता है और उसको ट्रांसफर करने का काम भी कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। इन सिंथेसाइजेशन ऑफ प्रोटीन, नेक्स्ट है इन सिंथेसाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करता है। सीक्रेशन ऑफ लिपिड के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड लाइक कॉपर, सिल्वर, एक्सेट्रा, इनके अंदर भी ये पार्टिसिपेट करता है। हार्मोन के सीक्रेशन के अंदर भी गोल्गी बॉडी पार्टिसिपेट करता है। फॉर्मेशन ऑफ योक मेम्ब्रेन, योक मेम्ब्रेन जो बनती है उसके अंदर भी ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। एक्सक्रीशन ऑफ एक्सट्रेटेड प्रोडक्ट फ्रॉम सेल, सेल से जो भी एक्सट्रेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी काम करता है ना, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के ज्यादा पास में होता है इसलिए काम आसानी से कर पाता है। नेक्स्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, तो सेल प्लेट के फॉर्मेशन के अंदर जो सेल डिवीजन के अंदर जरूरी होती है उस सेल प्लेट के फॉर्मेशन के अंदर भी काम पार्टिसिपेट करता है। सो this is all about Golgi apparatus, Golgi body, dictyosomes, etc. So have a good day.